हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं। ये यूपी पीसीएस का पेपर कर रहे हैं, फुल लेंथ कर रहे हैं। ये 2019 का पेपर है, ठीक है। कुछ पार्ट बचा हुआ है, उसको कंप्लीट करेंगे। यूपी पीसीएस का 2019 का, ठीक है। कुछ पार्ट हम लोगों ने कर लिया है, उसको और पूरा कंप्लीट करेंगे। और ये अभी तक हम लोगों ने 9-10 लगभग 8-9 पेपर कंप्लीट कर चुका हूँ, तो उसको भी देख सकते हैं आप। और बीपीएससी का भी पेपर लगभग 16-17 साल का कंप्लीट किया हुआ है, जो कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, उसको भी देख सकते हैं। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब का भी कंप्लीट किया जा चुका है, जो कि प्लेलिस्ट में है, तो उसको भी देख सकते हैं। और ये जो आईएएस और पीसीएस का पेपर होता है, तो आगे आने वाले किसी भी स्टेट के लिए या फिर स्टेट पीसीएस के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, या फिर जनरल कंपटीशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा। जनरल में जैसे कि अभी जो बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल होने वाला है, या फिर इंटर लेवल, या फिर अदर स्टेट में भी जो यूपी का एसआई का एग्ज़ाम होता है, या फिर लोअर पीसीएस, या फिर एओ, ये आरओ एआरओ का जो पेपर होता है, उन सब के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि आईएएस और पीसीएस का जो सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, वो पूछे जाते रहते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कथन और कारण का प्रश्न है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं। तो ये सही है कि उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं, कथन सही है। और कारण, तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती, ये भी सही है, ठीक है। कारण भी सही है, तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती हैं। तो कथन और कारण दोनों सही है, और सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है, तो ए आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा तो घटती है, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा घटती है, बी आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र सौर विकिरण के रूप में ऊर्जा के निवेश से संचालित एवं कार्यशील होता है। विभिन्न पोषण स्तरों में सौर ऊर्जा विभिन्न रूपों में प्रवाहित होती है और प्राणियों द्वारा ऊष्मा के निष्कासन के फलस्वरूप शून्य में चली जाती है, अर्थात उसी ऊर्जा का पुनः उपयोग नहीं हो सकता है। इस तरह ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, ठीक है। ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? एक दिशीय होता है। बढ़ते पोषण स्तरों में ऊर्जा का प्रगामी क्षय होता है। प्रत्येक पोषण स्तर के जीवों को अपने पिछले पोषण स्तर के जीवों से 10% ऊर्जा की ही प्राप्ति होती है। मतलब एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जब पहुंचता है, तो सिर्फ ऊर्जा का 10% ही पहुंचता है, ठीक है। और 90% खुद के उसमें उपयोग कर लिया जाता है, और 10% आगे बढ़ता है, ठीक है। तो इसे ऊर्जा स्थानांतरण का 10% का नियम कहते हैं, ठीक है। इसी को ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम भी कहते हैं। तथा किसी निश्चित पोषण स्तर के जीवों और ऊर्जा के मौलिक स्रोतों पौधों के बीच जितनी दूरी बढ़ती है, उन जीवों की एक ही पोषण स्तर पर आहार के लिए निर्भरता भी उतनी ही कमी आती है। यही कारण है कि आहार श्रृंखला छोटी और आहार जाल बड़ा और जटिल होता है, ठीक है। ऊष्मा गतिकी के दूसरे नियम के अनुसार जब ऊर्जा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थान परिवर्तन करती है, तब उसका कुछ ह्रास होता है, अर्थात हर पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है, ठीक है। मतलब कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाएगा, तो अगर 100 इकाई ऊर्जा एक है, तो उसका 10% ही वो आगे बढ़ेगा, ठीक है, ऊर्जा, और बाकी 90% खुद के उपयोग में ला लिया जाता है, ठीक है। इसी को 10% नियम भी कहते हैं, ठीक है। ऊर्जा का 10% स्थानांतरण नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन बारी बार पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? तो नीला हरित शैवाल है,
ठीक है। जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है, तो लाल शैवाल, भूरा शैवाल, हरा शैवाल, नीला हरा शैवाल है, ठीक है। नीला हरा शैवाल यही नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित नीला हरा शैवाल है। नीले हरे शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी अथवा साइनोबैक्टीरिया जैसे नॉस्टॉक और एनाबीना स्वतंत्र जीवी प्रकाश संश्लेषित जीव हैं जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। जल से भरे हुए धान के खेतों में ये नील हरे शैवाल जैव उर्वरक का कार्य करते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धुआं स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित में से उपस्थिति के कारण होता है। तो धुआं स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। तो नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। स्मॉग, धुआं या स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण, किसकी उपस्थिति के कारण स्मॉग या धुआं होता है? तो नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, ध्यान रखेंगे। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा स्मॉग शब्द फॉग और स्मॉग के मिलने से बना है। यह गहन वायु प्रदूषण का एक रूप है। यह एक प्रकार का दृश्य वायु प्रदूषण है जो कि वायुमंडल में नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड, ओजोन, धुएं और अन्य निलंबित कणों का संघटित रूप है। हालांकि प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे का प्रमुख घटक धरातलीय ओजोन गैस होती है। जब यह गैस समताप मंडल में पाई जाती है तो पृथ्वी को हानिकारक परावैंगनी विकिरणों से बचाती है, किंतु जब यही क्षोभ मंडल के धरातल में के समीप पाई जाती है तो प्रदूषक का कार्य करती है। धूम कोहरे के निर्माण के अन्य कारण भी हैं। धूम कोहरे के निर्माण के अन्य कारण भी क्या है? जैसे मानव जनित स्मॉग, कोयला दहन उत्सर्जनों, वाहन उत्सर्जनों, औद्योगिक उत्सर्जनों, वनों की आग, कृषि अवशेषों, पराली आदि को जलाने तथा इन उत्सर्जनों की प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया इत्यादि, यह मानव जनित रोग तथा पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। अतः विकल्प डी सही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित क्षेत्रों में से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें दुर्लभ उपलब्धि के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है? तो किसके लिए? पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है, ठीक है, वैश्विक 500 पुरस्कार। निम्नलिखित में से किसमें दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है, बी आंसर हो जाएगा। वैश्विक 500 पुरस्कार द ग्लोबल 500 अवार्ड संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा पर्यावरण और मानवीय उपलब्धि को मान्यता देने और सम्मानित करने के लिए 1987 में शुरू किया गया था। यह पुरस्कार पर्यावरण कार्यवाही की अग्रिम पंक्तियों पर सफलता के लिए एक श्रद्धांजलि था। इस पुरस्कार से ऐसे व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने सामाजिक, राजनीतिक और अन्य बाधाओं के बावजूद पर्यावरण के मुद्दों का मुकाबला किया और पर्यावरण संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। तो बी सही उत्तर है, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है, ध्यान रखेंगे, कई बार पूछ दिया जाता है, रिपीट भी होते हैं। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? तो इनमें से गंगा का मैदान, ट्रांस हिमालय, पश्चिमी घाट और मध्य भारत। तो ये पश्चिमी घाट जो है ये सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है इन चारों में, ठीक है, पश्चिमी घाट, सी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था? तो नीति आयोग है। सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए नोडल संस्था नीति आयोग है, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? ये सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से अब क्वेश्चन शुरू हो रहा है, ठीक है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी से निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? तो तिलचट्टा का रक्त सफ़ेद होता है। कई बार पूछ दिया जाता है, रिपीट काफ़ी होता है। निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? तो तिलचट्टा का होता है। तिलचट्टा या कॉकरोच तिलचट्टा या कॉकरोच ऐसा जीव है जिसके रक्त का रंग सफ़ेद होता है, जिसका मुख्य कारण उसके रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी होना है। इसके रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी होती है, इसकी वजह से ये तिलचट्टा या कॉकरोच का रंग सफ़ेद होता है, रक्त का रंग। ठीक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? तो किसके साथ? तो दाल के साथ, दालें के साथ में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? तो दाल के पौधे के साथ। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, काफ़ी बार पूछा जाता है। दलहनी फसलों की जड़ें ग्रंथियां में पाए जाने वाले राइजोबियम जीवाणु वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन और यौगिकीकरण करके पौधों को उपलब्ध कराते हैं। इस कारण इन फसलों को ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस प्रकार नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु दलहनी पौधों की जड़ों के साथ संयोजन करते हैं। तो विकल्प ए सही उत्तर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? तो त्रिज्या बढ़ जाती है। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? तो त्रिज्या बढ़ जाती है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। जब आप साबुन का बुलबुला ऐसे हाथ में लेकर के ऐसे ऐसे रगड़ेंगे तो उसका देखेंगे कि वो बड़ा होता है, तो इसी वही है कि त्रिज्या उसका बढ़ता है। जब फूलेगा तो उसका त्रिज्या बढ़ेगा ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है। तो ऑक्सीटोसिन ये क्या है? हार्मोन है, ये सही है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, सही है। एस्पार्टेम संश्लेषित मधुरक है, ये सही है। और नियोप्रीन क्या है? विशिष्ट रबड़ है नियोप्रीन, ये भी सही है। लेकिन रियोन रूपांतरित स्टार्च नहीं है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, रियोन रूपांतरित स्टार्च नहीं है। सुमेलित नहीं पूछ रहा था, तो यही सुमेलित नहीं है, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। रियान एक फाइबर का प्रकार है। रियान एक फाइबर का प्रकार है जिसे सेलुलोज फाइबर या कृत्रिम फाइबर कहा जाता है। कपड़ा उद्योग में रियान की विस्कोस रेयॉन या कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है, क्योंकि रेयॉन का तंतु फाइबर चमकदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? तो इनमें से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? तो कपास जो है प्रोटीन नहीं है। केस या बाल ये प्रोटीन है। लूता रेशम या स्पाइडर सिल्क ये भी प्रोटीन है। खूर भी ये भी प्रोटीन है, लेकिन कपास जो है ये प्रोटीन नहीं है। ये आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में पाया जाने वाला केराटिन ऐसा प्रोटीन समूह है जिससे बाल, त्वचा और नाखून तथा जानवरों के खूर या सींग का निर्माण होता है। अतः जीवों के शरीर की ठोस संरचना केराटिन प्रोटीन के कारण ही होती है, जबकि मकड़ी अपने शरीर से प्रोटीन फाइबर के जरिए रेशम का निर्माण करती है। विकल्प ए कपास प्रोटीन पदार्थ नहीं है, क्योंकि यह एक फाइबर है जिससे रुई तैयार की जाती है। ठीक है, ये कपास क्या है? ये फाइबर है जिससे रुई तैयार की जाती है। कपास एक नगदी फसल है। भारत में कपास को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है, क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। तो थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म और ठंडा रहता है, क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। तो क्यों नहीं होती है? तो संचालन और संवहन एवं विकिरण नहीं हो पाता है। ठीक है, संचालन व संवहन एवं विकिरण ये नहीं हो पाता है, इसकी वजह से ही नहीं होता है। जो तरल अगर गर्म है तो गर्म ही रहेगा, ठंडा है तो ठंडा ही रहेगा थर्मस फ्लास्क में। ठीक है,
सी आंसर हो जाएगा। देखिए, ऊष्मा का स्थानांतरण 3 विधियों यथा चालन, संवहन, विकिरण द्वारा होता है और थर्मस की विशेष संरचना के कारण इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो पाता, क्योंकि थर्मस 2 बोतलों से मिलकर बना होता है। इसमें अंदर वाली बोतल की बाहरी दीवार और बाहर वाली बोतल की अंदर की दीवार कांच की बनी होती है। ठीक है, जो बीच में उसका जो परत होता है 2 बोतलों से बना होता है। एक ऐसे देखिए, ऐसे थर्मस बना हुआ है तो ऐसे होता है, तो इसके बीच में जो होता है ये कांच से भरा रहता है, कांच से। ठीक है, ये इसके बीच में कांच होता है, इसके वजह से ही। और चूंकि कांच ऊष्मा का सुचालक नहीं है, ऊष्मा जो है सुचालक नहीं है, इसलिए इसमें अंदर रखे द्रव से ऊष्मा का स्थानांतरण इन तीनों विधियों से नहीं हो पाता। इसी कारण ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती। अतः थर्मस फ्लास्क में तरल लंबे समय तक गर्म या ठंडा बना रहता है। ठीक है, तो विकल्प सी सही है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट, कई बार पूछ दिया जाता है, बार बार रिपीट भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? तो ये अग्न्याशय है। अग्न्याशय पैनक्रियाज, अग्न्याशय जो है पैनक्रियाज अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। मानव शरीर के निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की है? तो अग्न्याशय पैनक्रियाज जो है ये अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथि है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? तो कैल्शियम जिप्सम में विद्यमान है। ठीक है, चीनी मिट्टी, कोरंडम, जिप्सम, टैल्क, तो कैल्शियम विद्यमान है किसमें? जिप्सम में विद्यमान है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जिप्सम कैल्शियम का हाइड्रेटेड सल्फाइड होता है। जिप्सम क्या होता है? कैल्शियम का हाइड्रेटेड सल्फेट होता है, सल्फाइड होता है। कैल्शियम का हाइड्रेटेड सल्फाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ पदार्थ है, एक तरफ उपयोग, इसका क्या है? तो सुमेलित देखना है, कौन सुमेलित नहीं है। सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, तो ये सुमेलित नहीं है, यही गलत है। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, ये सही है, सिल्वर आयोडाइड से ही कृत्रिम वर्षा होता है। और लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार करता है, ये सही है, लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार सही है। और दूधिया मैग्नीशियम प्रति अम्ल है। ठीक है, लेकिन ए सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से विकल्प ए सुमेलित नहीं है, क्योंकि सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में नहीं बल्कि फोटोग्राफिक इमल्सन में किया जाता है। ये सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में नहीं, कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में नहीं बल्कि फोटोग्राफिक इमल्सन में किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफिक इमल्सन में किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, कई बार पूछ दिया जाता है, रिपीट काफ़ी होते हैं। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण है। किसकी उपस्थिति के कारण? तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण है। तो फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड के कारण, फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड की उपस्थिति के कारण इसका औषधीय गुण है। ठीक है, औषधीय महत्व है, फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड के कारण, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो अलवणीकरण, अलवणीकरण समुद्री जल का अलवणीकरण किया जाता है, ये सही है। प्रतिलोम प्रसारण, पेयजल का प्रतिलोम प्रसारण होता है। विद्युतीकरण प्रोटीन, ये विकृतीकरण, विकृतीकरण प्रोटीन का होता है, विकृतीकरण। ठीक है, और पास्तुरीकरण चाय, पास्तुरीकरण चाय का नहीं होता ना, चाय का पास्तुरीकरण नहीं होता है, तो ये सुमेलित नहीं है, डी आंसर हो जाएगा। विकल्प डी सुमेलित नहीं है, क्योंकि पास्तुरीकरण, पास्चराइजेशन दूध का होता है, ना कि चाय का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शाकनाशक का उदाहरण है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है?
तो सोडियम क्लोरेट जो है शाकनाशक का उदाहरण है। सोडियम क्लोरेट निम्नलिखित में से शाकनाशक का उदाहरण सोडियम क्लोरेट है। ऐसे पदार्थ जो फसलों को हानि पहुंचाने वाले जीवों को नष्ट कर देते हैं पेस्टिसाइड कहलाते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कीटनाशी, जिसके उदाहरण हैं डीडीटी, गैमेक्सेन, एल्यूमिनियम तथा कवकनाशी का उदाहरण है बोर्डो मिश्रण, आर्गेनो मरकरी यौगिक हैं। ऐसे ही शाकनाशी का उदाहरण है बेंजीफॉर्म, सोडियम क्लोरेट, सोडियम आर्सेनेट आदि। ठीक है, ये शाकनाशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नांकित रोग होता है। तो पॉलिश किए हुए चावल अगर उपयोग किया जाता है तो बेरी बेरी हो जाता है। ठीक है, बेरी बेरी हो जाता है, ये आंसर हो जाता है, ये आंसर हो जाएगा। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नांकित रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है? तो बेरी बेरी हो जाता है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है। तो विटामिन B6 ये धान के चोकर राइस ब्रैन से प्राप्त होता है, सही है, प्रचुर स्रोत है। विटामिन B6 तो धान की चोकर राइस ब्रैन से प्राप्त होता है, सही है। विटामिन B2 या ये कॉर्ड यकृत तेल, ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है। विटामिन E गेहूं अंकुर तेल से, तो ये सही है। और विटामिन K तो अल्फा अल्फा, ये प्रचुर स्रोत है विटामिन K का। ठीक है, अल्फा अल्फा। लेकिन B सुमेलित नहीं है। B2 कॉर्ड यकृत तेल से नहीं, B2 हरी सब्जियों में अधिक पाया जाता है। ठीक है, कॉर्ड यकृत तेल में नहीं, B2 हरी सब्जियों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा दूध एवं अंडे में भी पर्याप्त मात्रा में यह विटामिन B2 पाया जाता है। और B2 को राइबोफ्लेविन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इसे 1937 में दिया गया था, ये नाम राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से किलोसिस नामक रोग हो जाता है। यह कॉर्ड यकृत तेल मछलियों के लीवर से प्राप्त तेल है। यह विटामिन A और D का मुख्य स्रोत है। कॉर्ड यकृत तेल मछलियों के लीवर से प्राप्त किया जाता है। यह विटामिन जो है A और D का मुख्य स्रोत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो B सुमेलित नहीं है, ये आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण का प्रश्न है, देख लेते हैं। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं, ये सही है। ठीक है, कथन सही है। और मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करते हैं, तो सिर्फ अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करते हैं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ अनिवार्य पोषकों का ही संश्लेषण नहीं करते हैं, और भी चीज़ों का संश्लेषण करते हैं। ठीक है, लेकिन ये अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं, ये सही है। कथन सही है लेकिन कारण गलत है। ठीक है, कारण गलत है, तो C आंसर हो जाएगा। कथन ये सही किंतु कारण आल गलत है। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो शरीर के उपापचयी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरकों की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इन्हें ये सहायक आहार भी कहा जाता है। विटामिन मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किए जा सकते। विटामिन K तथा विटामिन D अपवाद हैं। मानव शरीर हेतु आवश्यक लगभग 30 विटामिन खनिज तथा आहारीय घटकों को शरीर स्वयं पर्याप्त मात्रा में निर्मित नहीं कर सकता। इन्हें ही अनिवार्य सूक्ष्म पोषक कहते हैं। ठीक है, उपयुक्त प्रश्न में कथन सत्य है किंतु कारण गलत है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। तो केवलर क्या है? केवलर संश्लेषित रेशा है। ठीक है,
ए का दूसरा। केवलर संश्लेषित रेशा है, केवलर संश्लेषित रेशा है। और टेक्सोल क्या है? टेक्सोल कैंसर रोधी दवा है, ठीक है, टेक्सोल कैंसर रोधी दवा है। और जिंक फॉस्फेट, जिंक फॉस्फाइड क्या है? तो रोडेंट नाशी है। जिंक फॉस्फाइड जो है, जिंक फॉस्फाइड रोडेंट नाशी है। और नाइट्रोसेलुलोज, नाइट्रोसेलुलोज विस्फोटक है, ठीक है, नाइट्रोसेलुलोज विस्फोटक है। तो ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। तो बी आंसर हो जाएगा। 2, 3, 4 और 1 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। केवलर क्या है? केवलर संश्लेषित रेशा है, कई बार पूछ दिया जाता है। टेक्सोल क्या है? कैंसर रोधी दवा है। जिंक फॉस्फाइड तो ये रोडेंट नाशी है। और नाइट्रोसेलुलोज विस्फोटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नेफ्थलीन अथवा शुष्क बर्फ? इस परिघटना को कहते हैं तो क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं ना, ठीक है। ये सब ऊर्ध्वपातन के कारण ही खुला हवा में रखेंगे तो धीरे धीरे गायब हो जाता है। निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूनों को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर भी गायब हो जाता है, नेफ्थलीन भी, अथवा शुष्क बर्फ? इस परिघटना को कहते हैं तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कई बार पूछ दिया जाता है, रिपीट काफ़ी होता है ये वाला क्वेश्चन हर एग्जाम्स में, पीसीएस में भी और जनरल में भी। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नांकित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। तो प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नांकित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कर द्वारा किया जाता है। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नांकित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा किया जाता है। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर का संचरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा, ठीक है, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? एंजाइमों के संबंध में पूछ रहा है। तो वे जैव उत्प्रेरक हैं, बिल्कुल सही है, जैव उत्प्रेरक होता है एंजाइम। और वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं, तो ये भी सही है, ठीक है। एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो एंजाइम जो हैं वे जैव उत्प्रेरक हैं, सही है। और वे शरीर में उसी स्थान पर कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं, तो ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है, तो सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। किसका अभाव होता है? मानो ये माँ के दूध में तो लौह का अभाव होता है। ध्यान रखेंगे, माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। किसका? लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। तो लोहा का अभाव होता है इसमें माँ के दूध में। ये आंसर हो जाएगा। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, इसमें लौह तत्व का अभाव पाया जाता है। माँ के दूध में सभी तरह के जरूरी पोषक तत्व, एंटीबॉडीज, हार्मोन, प्रतिरोधक कारक, एंटीऑक्सीडेंट पूर्ण रूप से मौजूद होते हैं, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, जिंक आदि। ये शिशु के बेहतर विकास के लिए आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि माँ के दूध या गाय, भैंस, बकरी आदि के दूध में लौह तत्व पाया जाता है, परंतु इसकी मात्रा बेहद कम होने के कारण इसे नगण्य माना जाता है। मतलब इसमें लौह तत्व होता है लेकिन बहुत कम होता है, ठीक है। फलस्वरूप माँ के दूध में लोहे अंश की मात्रा 0.03 मिलीग्राम पर 100 ग्राम होता है, ठीक है, मतलब कि बहुत कम होता है। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित पदार्थों को उनकी पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। कौन पहले आया, कौन बाद में आया?
ब्लैक गोल्ड, फ्लोरीन, ग्रेफिन, केवलार, तो ये काल क्रम में लगाना है। तो इनमें सबसे पहले केवलर आएगा, पहले केवलर, ठीक है, पहले केवलर, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन, और उसके बाद ग्रेफिन, ग्रेफिन, और उसके बाद ब्लैक गोल्ड, उसके बाद ब्लैक गोल्ड। तो 4, 2, 3 और 1 हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, 4, 2, 3 और 1, ठीक है। श्याम बीवर होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्याम बीवर होता है क्या? तो सिमट गया तारा होता है। श्याम बीवर होता है सिमट गया तारा, डी आंसर हो जाएगा। श्याम बीवर, कृष्ण बीवर, ब्लैक होल अंतरिक्ष में ऐसा स्थान है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि प्रकाश का परावर्तन या किसी भी वस्तु का वहां से पलायन नहीं हो सकता। इसे दूरबीन से भी नहीं देखा जा सकता। साथ ही इसकी पुष्टि प्रकाश के अपने पथ के विचलन के द्वारा की जाती है। कृष्ण बीवर का निर्माण तब हो सकता है जब न्यूट्रॉन तारे में द्रव्यमान एक ही स्थान पर संकेंद्रित हो जाए अथवा उसकी मृत्यु हो रही हो। यह श्याम बीवर आकार में बड़ा या छोटा हो सकता है। छोटे श्याम बीवर एक परमाणु जितने छोटे हो सकते हैं, लेकिन उनका द्रव्यमान बहुत अधिक होता है। जिन तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुने से अधिक होता है, वे विघटित होकर अंततः श्याम बीवर में परिणत हो जाते हैं। इसलिए इसे सिमट गया तारा भी कहा जाता है। विकल्प डी सही है, ठीक है। सिमट गया, ये श्याम बीवर होता है तो सिमट गया तारा होता है, डी आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दीजिए, और चैनल स्टडी फॉर गवर्नमेंट जॉब्स को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मिलता रहे और आपकी तैयारी और भी बेहतर होती रहे। ठीक है दोस्तों, सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।